मैं डॉक्टर राजबाला सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज राजाखेड़ा, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। आज मैं आपको बताऊंगी बीए फर्स्ट ईयर का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है क्या? शासन के समस्त कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कानून का निर्माण, कानूनों को लागू करना और कानूनों की व्याख्या करना व न्याय करना। इन तीनों कार्यों को शासन के क्रम से 3 अंग करते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या शासन की तीनों शक्तियों को एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथों में सौंपा जा सकता है, या पृथक-पृथक व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों को दिया जा सकता है? यह प्रश्न सदैव से विवादास्पद रहा है कि लोग ये मानते हैं कि शासन की सारी शक्ति एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथों में हो। उनका तर्क यह है कि राज्य एक जीवित शरीर है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न कार्य एक ही जगह से संचालित होते हैं और अंगों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार शासन के सभी कार्य एक ही स्थान से संचालित हों और शासन के विभिन्न कार्यों का पृथकीकरण न हो। किंतु इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों का यह मानना है कि व्यक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शासन की तीनों शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। इसी को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। गैटिल ने भी इस सिद्धांत को अपने शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह सिद्धांत कि शासन के विभिन्न कार्य विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जाएं। प्रत्येक विभाग अन्य विभागों में हस्तक्षेप किए बिना अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहे, अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र रहे, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण की स्पष्ट तथा विशद व्याख्या तो फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की, किंतु इसका प्रादुर्भाव तो बहुत पहले यूनान और रोम की विचारधारा में हो गया था। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने शासन की 3 कार्य बताए: विमर्शात्मक, प्रशासकीय और न्यायिक। यह विभाजन आधुनिक वर्गीकरण से मिलता जुलता है। रोमन विचारकों सिसरो तथा पॉलिफियस ने सरकार के कार्यों का 3 विभागों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में विभाजन सरकार की सफलता का कारण माना है। मध्ययुग में भी पेडुआ की मार्सिलियो ने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच विभाजन रेखा खींचने का प्रयत्न किया। 16वीं शताब्दी में फ्रांस के विचारक वोदा का स्पष्ट मत था कि विधि निर्माण और न्यायिक शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में कभी भी केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड में क्रोमवेल ने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों में पृथक्करण करके इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शासन के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंगों को एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए, अन्यथा नागरिकों के प्रति अन्याय होने की संभावना अधिक रहेगी। सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, यह समस्या राजनीति शास्त्र में अत्यंत विवादग्रस्त रही है और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। आइए अब हम जानें कि मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आखिर है क्या। उपर्युक्त विचारकों ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में विचार प्रकट किए, उसके लाभों का उल्लेख किया। फिर भी 18वीं शताब्दी का फ्रांस का दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू वह पहला व्यक्ति था जिसने शक्ति पृथक्करण को राजनीति का आधारभूत सिद्धांत बनाया। उसने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 में इस सिद्धांत की विशद व्याख्या की। इस पुस्तक में कुल 31 अध्याय हैं और यह मॉन्टेस्क्यू के 17 वर्षों के कठिन परिश्रम का परिणाम है। मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस में लुई 14वें का निरंकुशता का शासन देखा था। वही
शासन की तीनों शक्तियों का प्रयोग करता था। वह कहा करता था कि आई एम द मोनार्क, आई एम द स्टेट। फ्रांस के नागरिक लुई के आतंकवादी शासन से दुखी थे। मॉन्टेस्क्यू व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रेमी था। वह अपने देश के नागरिकों की दुर्दशा देखकर दुखी हुआ और स्वतंत्रता की खोज में ब्रिटेन चला गया। इस समय तक ब्रिटेन में सीमित अथवा वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी और संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता का कारण यह समझा कि वहां शक्तियों का पृथक्करण हो गया है। मॉन्टेस्क्यू ने अपने देश लौटकर ब्रिटिश का भ्रामक विश्लेषण करके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भ्रामक विश्लेषण इसलिए कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण न तो उस समय था और न अब है और न संसदीय शासन में शक्ति पृथक्करण संभव है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के संबंध में लिखा कि जब विधायी तथा कार्यपालिका शक्तियां एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह में एकत्रित कर दी जाती हैं तो स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि यह डर है कि राजा अथवा सीनेट अत्याचारी कानूनों का निर्माण करें और अत्याचारी तरीके से उन्हें लागू करें। इसी प्रकार यदि न्यायपालिका शक्ति को विधायिनी तथा कार्यपालिका शक्तियों से पृथक नहीं किया जाता है तो स्वतंत्रता नहीं रह सकती। यदि न्यायपालिका को विधायी शक्ति के साथ मिला दिया जाए तो मनुष्यों के जीवन और स्वतंत्रता को स्वेच्छाचारी नियंत्रण का शिकार होना पड़ेगा। कारण यह कि न्यायाधीश ही कानून बनाने वाले होंगे। यदि न्यायपालिका को न्यायपालिका शक्ति के साथ मिलाया गया तो न्यायाधीश हिंसात्मक व अत्याचारी व्यवहार कर सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि यदि मनुष्यों की या सामंतों की एक ही संस्था तीनों शक्तियों का प्रयोग करने लगे, अर्थात वही कानून बनाए, उनको लागू करें और लागू करने के विरुद्ध अभियोगों को सुने, तो स्वतंत्रता बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। फाइनर ने मॉन्टेस्क्यू के विचारों के संबंध में लिखा कि मॉन्टेस्क्यू चाहता था कि क्राउन की शक्तियां सीमित रहें, संविधान बने और ऐसे साधन बने जिसके माध्यम से शक्ति रूपी स्रोत अपनी सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए, अन्यथा लोग आतंकित हो सकते हैं। वस्तुतः मॉन्टेस्क्यू चाहता था कि ऐसी समस्याओं का निर्माण हो जो एक ओर स्वेच्छाचारी कार्यपालिका को संयम में रखे, दूसरी ओर न्यायपालिका और व्यवस्थापिका भी अपनी सीमाओं में रहे। परंतु अपनी इस मान्यताओं के बावजूद भी मॉन्टेस्क्यू प्रजातंत्र की मान्यताओं से दूर न रहने का प्रयास कर रहा था। मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का व्यावहारिक प्रभाव क्या पड़ा, वो जाने। मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का 18वीं शताब्दी के कई राज्यों की सरकार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। फ्रांस और अमेरिका पर तो इस सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने फ्रांस की 1789 की राज्य क्रांति को प्रेरणा दी। इस क्रांति के दौरान यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि किस शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण को स्वीकार नहीं किया जाता, उस देश ने कोई संविधान होता ही नहीं है। इसका परिणाम यह निकला कि 1791 में घोषित फ्रांस के संविधान में शासन की तीनों शक्तियों को पृथक और स्वतंत्र कर दिया गया। कालांतर में नेपोलियन ने इस सिद्धांत पर प्रहार किया, फिर भी आज यह सिद्धांत बहुत कुछ फ्रांस में जीवित है। धन्यवाद।